हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम भीष्म साहनी की कहानी भाग्य रेखा पढ़ने जा रहे हैं। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी के प्रमुख लेखक थे। वो मशहूर अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई भी थे। उन्होंने उनके साथ अभिनेता और निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। भीष्म साहनी की कहानी भाग्य रेखा में सामाजिक जीवन की विसंगतियों पर करारा व्यंग प्रकट किया गया है। इस कहानी में लेखक ने भाग्यवादिता पर करारी चोट की है और लोगों को भाग्य के भरोसे न रहते हुए कर्म को महत्व देने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पूंजीपति लोग किस प्रकार मजदूरों का उपयोग करते हैं और जब वह मजदूर उनके काम के नहीं रह जाते तो वे उसे रोजगार से बेदखल कर देते हैं। तो चलिए अब भाग्य रेखा कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। भाग्य रेखा कहानी की शुरुआत कैनॉट सर्कस के एक बाग से होती है जो कि दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर नई दिल्ली की सभी सड़कें आकर मिलती हैं। इस बाग में शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार लोग अक्सर आके बैठा करते हैं। इसी बाग में तीन आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छांव में बैठे थे और बीड़ियां सुलगाए बातें कर रहे थे। और उनसे जरा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी रंग के कपड़े पहने हुए था और अपने जूते को सिराहना बनाए में सिर के नीचे लगाकर घास पर लेटा हुआ मुतवातर खांस रहा था, मतलब लगातार खांस रहा था। पहली बार जब वो आदमी खांसा तो कहानी का जो वक्ता है उसे बहुत बुरा लगता है। वो आदमी देखने में कैसा था? 40-45 साल का, बड़ा ही कुरूप सा था। सफेद छोटे छोटे बाल थे, काला झाइयों से भरा हुआ चेहरा था, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे की ओर झुके हुए थे। खांसता जाता था और पास ही की घास में थूकता जाता था। इसके वजह से वक्ता से रहा नहीं गया। उसने कहा, सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पर पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर थूकना ना पड़े। उस व्यक्ति ने वक्ता की ओर निगाह उठाई, पल भर के लिए घूरा और फिर बोला, तो साहब वहां लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। वो व्यक्ति फिर खांसता है और मुस्कुराता हुआ बोलता है, बड़ी नामुराद बीमारी है, इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं। यहाँ पे दमे की बीमारी के बारे में कहा गया है। उस आदमी को दमे की बीमारी थी जिसमें इंसान का शरीर गलता रहता है लेकिन वो मरता नहीं है। मैंने सुनी अनसुनी करके जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा, पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा तो वह मुझ पर टकटकी बांधे हुए मुस्कुरा रहा था। वो जो आदमी था खाकी कपड़े पहने हुए, वो कहानी के वक्ता को देखकर मुस्कुरा रहा था। वक्ता ने अखबार छोड़ दिया और उससे पूछा, क्या धंधा करते हो? जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग ना किया करती थी। वो व्यक्ति कहता है वक्ता से कि जब वो काम करता था तो उसे इस तरह से खांसी नहीं आती थी। क्या करते थे? वक्ता पूछता है। उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां वक्ता के सामने खोल दी। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां कटी हुई थी। वो बोलता है कि मशीन से कट गई, अब मैं नई उंगलियां कहां से लाऊं? जहां जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हाथ या पांव से अपाहिज होता है तो वहां पर उसे कोई काम नहीं मिलता। हाथ पैर सलामत रहने वाले व्यक्ति को ही काम मिलता है। वक्ता उससे पूछता है कि वो पहले कहाँ काम करता था, तो वो बताता है कि कालका वर्कशॉप में। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसकी राम कहानी सुनने को वक्ता का जी नहीं कर रहा था। बहुत सी राम कहानियां वो पहले भी सुन चुका था। इस तरह की कहानियां उसने काफी सुनी थी। थोड़ी देर तक तो वो आदमी वक्ता की ओर देखता रहता है, फिर छाती पर हाथ रखकर लेट जाता है। वक्ता भी वहीं पर लेटकर अखबार देखने लगता है, लेकिन वो थका हुआ था इसलिए उसे जल्दी नींद आ जाती है। जब उसकी नींद टूटी तो उसने क्या देखा कि उसके नजदीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था, यानी बातचीत चल रही थी। यहाँ पर भी त्रिकोण बनती है जहाँ आयु की रेखा है और दिल की रेखा मिलती है। देखा, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। बातचीत की आवाज सुनकर कहानी का जो वक्ता है वो आंखें खोल देता है तो क्या देखता है कि वो दमे का रोगी जिससे कि कुछ देर पहले वो बात कर रहा था, वो घास पर बैठा था और अपने उंगली कटे हाथ की हथेली को वो एक ज्योतिषी के सामने फैलाए हुए था और उससे अपनी किस्मत पूछ रहा था। और ज्योतिषी उसे बता रहा था कि उसे कहीं से धन मिलने वाला है। लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। दमे का शिकार व्यक्ति उस ज्योतिषी से कहता है कि बनावटी बातें मत करो, जो मेरे किस्मत में लिखा है मुझे वही बताओ। फिर वो ज्योतिषी उसे बताता है, इधर अंगूठे के नीचे भी त्रिकोण बनती है, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। कब? वो व्यक्ति पूछता है उससे। ज्योतिषी कहता है, जल्दी ही। देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ज्योतिषी बिलबिला गया।
कहता है कब धन मिलेगा, धन मिलेगा, 3 साल से भाई के टुकड़े पर पड़ा हूं और कहता है कि धन मिलेगा। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगता है, लेकिन यजमान कौन है यहाँ पर? जो दमे का शिकार व्यक्ति है, वो उसकी कलाई खींचकर उसे बैठा लेता है और कहता है मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वो बता। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो लिखा है सच सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ज्योतिषी कोई 20-22 साल का युवक था। काला चेहरा, सफेद कुर्ता और पैजामा जो जगह जगह से सिला हुआ था। बातचीत के ढंग से बंगाली लग रहा था। पहले तो वो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मूक भाषा पढ़ता रहता है। फिर धीरे से बोला, तेरे भाग्य रेखा नहीं है। तो ज्योतिषी उस दमे के शिकार व्यक्ति को कहता है कि तेरे भाग्य रेखा तो है ही नहीं। यजमान सुनकर हंस पड़ता है। ऐसा कहना साले, छिपाता क्यों है? भाग्य रेखा कहाँ होती है? फिर वो ज्योतिषी बोलता है, इधर यहाँ से उस उंगली तक जाती है। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? अगर मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो कहाँ से धन आएगा? और तुमने कहा कि अभी धन आएगा। दमे का शिकार व्यक्ति उससे पूछता है। तो ज्योतिषी बोलता है, धन जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी। तुम्हारी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी की भाग्य रेखा अच्छी होगी तो उसके भाग्य से तुझे धन मिलेगा। ऐसा भी होता है। ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूँ। वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। यहाँ पर वो दमे का शिकार व्यक्ति व्यंग करता है कि हाँ, वो तो 4 बच्चे मेरे भरोसे छोड़कर मुझे त्याग कर चली गई है, उसी के भरोसे मैं जी रहा हूँ। ठीक बोलते हो तुम। ज्योतिषी चुप हो गया। दोनों एक दूसरे की मुंह की ओर देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, चल तू अपना हाथ दिखा। ज्योतिषी थोड़ा घबराता है, लेकिन उससे छुटकारा पाने का कोई साधन न देकर अपने हाथ की हथेली को उसके सामने खोल देता है। दमे का शिकार व्यक्ति बोलता है, क्या ये तेरी भाग्य रेखा है? तो वो कहता है हाँ। दमे का शिकार व्यक्ति कहता है, तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे। ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली, फिर पोथी पत्रा सहेजने लगा। दमे के रोगी ने पूछा, बैठ जा इधर, कब से ये धंधा करने लगा है? ज्योतिषी चुप हो जाता है। दमे का रोगी ज्योतिषी से पूछता है, कहाँ से आया है? वो उत्तर देता है, पूर्वी बंगाल से। शरणार्थी है क्या? बोलता है हाँ। पहले भी यही धंधा करता था या कुछ और करता था? ज्योतिषी फिर चुप हो जाता है। तनाव कुछ ढीला पड़ने लगता है। यजमान धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा, जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। ज्योतिषी सिर हिला देता है। वह कहाँ दिखाते हैं, जो 2 पैसे मिलते हैं तुम्हारे जैसों से ही मिलते हैं। यहाँ पर हमारे समाज की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं वही भाग्य पर विश्वास करते हैं और ऐसे ज्योतिषियों की कमाई ऐसे ही लोगों से होती है। जो अमीर है, धनवान है, वो किसी को अपना हाथ दिखाते नहीं फिरते। सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। जा उनका हाथ देख, उनकी जेबें खाली ना होंगी। दमे का शिकार व्यक्ति ज्योतिषी को कहता है कि जा, वो जो चपरासी लोग आके बैठे हैं ना, उनकी जेब में जरूर पैसा होगा। जाओ तुम उनका हाथ देखो तो तुम्हारी कुछ ना कुछ आमदनी जरूर हो जाएगी। लेकिन ज्योतिषी सहमा हुआ सा वहीं बैठा रहता है। अचानक से बाग में लोगों की आबादी बढ़ने लगती है। काफी लोग जमा होने लगते हैं। नीले कुर्ते पैजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई और पास के फुटपाथ पर बैठने लगी। फिर एक नीली रंग की लॉरी वहां पर तेजी से आई और बाग के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसमें से 15-20 लठधारी यानी लाठी लिए हुए पुलिस वाले उतरे और सड़क के पार एक कतार यानी पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। बाग की हवा में तनाव आने लगा। मतलब वहां पे जो लोग उपस्थित थे उनमें तनाव बढ़ने लगा। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे। पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आकर खड़े हो गए। ये लोग किस लिए जमा हो रहे हैं? ज्योतिषी ने यजमान से पूछा। दमे का शिकार व्यक्ति, जो कि उस ज्योतिषी का जजमान है, वो कहता है कि तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है, मजदूरों का दिन है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फिर यजमान गंभीर हो गया। आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। मजदूरों की तादाद बढ़ रही थी और मजदूरों के साथ खोमचे वाले, मलाई बेचने वाले, बर्फ वाले, मूंगफली चाट चबेने वाले भी वहां पर आ पहुंचे थे और घूम घूम कर सौदा बेच रहे थे। क्योंकि वहां पर इतने लोग इकट्ठा थे तो उन्हें लग रहा था कि कुछ आमदनी हो जाएगी, तो ये लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई देता है। बाग से लोग दौड़ दौड़कर फुटपाथ पर जाकर खड़े हो गए। सड़क के पार सिपाही लाठियां संभाले तनकर खड़े हो गए। जुलूस आ रहा था, नारे गूंज रहे थे, हवा में तनाव भी बढ़ रहा था। मतलब वहां का माहौल गंभीर होता जा रहा था। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। पुलिस की एक और लॉरी आ गई और लठधारी सिपाही कूद कूद कर नीचे उतर गए। आज लाठी चलेगी, यजमान ने कहा।
पर किसी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। सड़क के दोनों ओर भीड़ जमा हो गई, सवारियों का आना जाना रुक गया। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। फुटपाथ वाले लोग भी उसी में जाकर उस जुलूस के साथ शामिल हो गए। इतने में दो और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ आने लगे। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। नारे आसमान तक गूंजने लगे और लोगों की तादाद हजारों तक जाने लगी। सारे शहर की धड़कन मानो इसी भीड़ में पूंजीभूत हो गई थी। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने भी लाठियां उठा ली और जुलूस के साथ साथ चलने लगे। वह भीमाकार यानी विशाल जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कर्नाट सर्कस की मालदार धुली पुती दीवारों के सामने वो बड़ा ही अनोखा लग रहा था, जैसे नीले आकाश में सहमे हुए अंधियारे बादल करवटे लेने लगे। धीरे धीरे चलता हुआ जुलूस उस ओर घूम गया जिस तरफ से पुलिस की लॉरियां आई थी। ज्योतिषी अपनी उत्सुकता में बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। दमे का रोगी अब भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, एकटक जुलूस को देख रहा था। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर यानी धीमी पड़ने लगी। दर्शकों की भीड़ बिखर गई। जो लोग जुलूस के संग नहीं गए थे वे अपने घरों की ओर रवाना हो गए। बाग पर धीरे धीरे दोपहर जैसी निस्तब्धता यानी शांति छाने लगी। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर आ रहा था सामने से गुजरा। दुबला सा आदमी मैली गंजी और जंगिया पहने हुए। यजमान ने उसे रोक लिया और कहा, क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या है, तो दमे का शिकार व्यक्ति बोलता है, ये जुलूस कहाँ जाएगा? पता नहीं, सुनते हैं अजमेरी गेट दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किले जाएगा और वहां पर जलसा यानी आयोजन होगा। दमे का रोगी उससे बोलता है कि क्या ये जुलूस वहां तक पहुंचेगा भी? ये लठधारी सिपाही जो साथ में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ या कुछ झमेला हो गया तो आदमी बोलता है, अरे गड़बड़ तो होती ही रहती है, तो जुलूस रुकेगा थोड़ी ही। कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। दमे का रोगी जुलूस के ओझल यानी नजर से गायब हो जाने तक टकटकी बांधे हुए उस ओर देख रहा था। फिर ज्योतिषी के कंधे को थपथपाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिषी फिर कुछ सकुचाया और घबराया। यजमान बोला, देखा साले? ज्योतिषी यजमान से बोलता है, हाँ देखा है। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल देता है और कहता है, फिर देख हथेली, साले तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है? और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगा। इस प्रकार कहानी के अंत में लेखक मजदूरों की इच्छा शक्ति और मनुष्य की कर्मवादिता के महत्व को बताते हैं कि किस प्रकार मजबूत इच्छा शक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तो इस तरह से कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ।